हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में आपके साथ विलियम बटलर ईट्स की पोम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, टाइटल से ही आपको पता लग ही रहा है कि ये एक प्रेयर है, एक फादर की अपनी बेटी के लिए, यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी जो है वो ऐसी बननी चाहिए। तो सबसे पहले ना हम पोम का बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि ये जो पोम है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1919 में W.B. ईट्स के घर पे एक बेटी का जन्म होता है। ये पहली बार जो है फादर बनते हैं, इनकी जो डॉटर है उसका जन्म होता है जिसका नाम एन है। ओके, तो उसका जन्म जब होता है 1919 में, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब ये चीज़ें जो है वो आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो पोम है ना, इस पोम के अंदर आपको सारे एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो अभी खत्म हुआ था एंड बिगनिंग ऑफ द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स जो ये टाइम था ये था शुरुआत आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो बाहर एनवायरनमेंट कैसा हो गया, वार लाइक हो गया ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अभी खत्म ही हुई थी और आयरिश लोग थे जो वो इंडिपेंडेंस के लिए अभी वॉर जो है वो स्टार्ट कर रहे थे। तो वॉर लाइक सिचुएशन थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर W.B. ईट्स के घर पे उनकी एक बेटी का जन्म होता है। उसके जस्ट आफ्टर ही उन्होंने इस पोम को लिखा। 1919 के अंदर ये पोम लिखी गई थी, ठीक है, जस्ट एन के बर्थ के कुछ दिनों बाद में ही। तो वार लाइक सिचुएशन के अंदर एज ए फादर उनको एन के फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन हुई। वो क्या सोच रहे थे उसके फ्यूचर को लेकर, क्या उनकी फीलिंग्स थी, यहाँ एक एक लाइन में हम समझेंगे। हर एक लाइन जो है ना वो W.B. ईट्स की अपनी खुद की फीलिंग है, यानी पर्सनल फीलिंग है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि वो एज्यूम कर रहे हैं कि भाई मैं अगर पिता होता तो अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचता। नहीं, वो पिता हैं और अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं, वो भी कैसी सिचुएशन में, वार लाइक सिचुएशन के अंदर। यानी जब बाहर जो है बिल्कुल भी शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया जो है वो अस्त व्यस्त हो रखी है, उस समय पे वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। तो बहुत ही प्यारी सी पोम है, पर्सनल टच लिए हुए है ये पोम। पहले थोड़ा सा पोम के बारे में जान लेते हैं हम। ये पोम जो है विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है, एक आयरिश पोइट हैं वो, और 20th सेंचुरी के लिटरेचर के जानी मानी फिगर है। 1923 के अंदर इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, बहुत बड़ा प्राइज़ होता है ये लिटरेचर के लिए इनको मिला, याद रखिएगा आप, 1923 में। अब थीम डिस्कस करेंगे हम पोम का। थीम है पेरेंटहुड और आयरिश पॉलिटिक्स। अब मैंने आपको इसीलिए वो बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि 1919 के अंदर जब ये पोम लिखी गई थी, ये पोम जब 1919 में लिखी गई थी, उस समय आयरिश लोग जो थे वो इंडिपेंडेंस के लिए वार कर रहे थे और आयरिश पॉलिटिक्स जो है वो जोर शोर पर थी उस समय पे। मतलब राजनीति चल रही थी बहुत तगड़ी वाली, बहुत ज़्यादा, मीन्स कि बस युद्ध की जो है ना योजनाएं बन रही थी, इस तरह से मतलब चल रहा था। एंड रिफ्लेक्शन ऑन ईट्स ओन पास्ट, ईट्स का खुद का पास्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ईट्स की एक बिलव्ड ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, किसी और से शादी कर ली थी। वो सब चलो हम जब पोम पढ़ेंगे ना, जब आपको साथ के साथ बताते जाएंगे। यानी W.B. ईट्स की लाइफ का बहुत कुछ आज जानने वाले हो आप इस पोम के थ्रू। इट एक्सप्रेसेस अ फादर्स हार्ट फेल्ट विशेज फॉर हिज न्यू बॉर्न डॉटर। हाँ, ये तो है ही, फादर की हार्ट फेल्ट विशेज जो है क्या है अपनी नई जन्मी बेटी के लिए, वो आप इसमें देखने वाले हो इसके थीम के थ्रू। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, ये पोम जो है 8 मतलब लाइंस की है, यानी ऑक्टेव फॉर्म में लिखी गई है। हर एक स्टेंजा के अंदर 8 लाइंस है। पूरी पोम नहीं, कहीं आप समझोगे पूरी पोम ही 8 लाइंस की है, नहीं। एक स्टेंजा के अंदर 8 लाइन है, 10 स्टेंजा है, सिर्फ 80 लाइंस की है, छोटी सी है ना, 80 लाइंस की। चलो, ये पोम है, इसकी राइम स्कीम है A B B C D D C, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 80 लाइन सुन के कहीं ये सोचो आप, क्योंकि हर एक लाइन के अंदर ना आपको पोइटिक डिवाइस में डिस्कस करके बताऊंगी, यानी कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस जो है निकलने वाली है, ये आज हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मतलब बहुत अलग होगा ये वीडियो, आप देखना। हर एक पोइटिक डिवाइस आपको पता लगेगी, हर एक मुश्किल वर्ड जो है वो आपके सामने मतलब थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप देखना। एक स्टेंजा आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि नेक्स्ट भी करूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस वीडियो में इस पूरी पोम को पढ़ लिया, उसके बाद में आप इस पोम को पढ़ा भी सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। मैसेज देखिए, द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोम इज ए फादर्स प्रोफाउंड डिजायर फॉर हिज डॉटर टू ग्रो विद विजडम। बिल्कुल जैसा कि फादर लोग सोचते हैं अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी के अंदर सुंदरता के साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए, यानी सुंदर और सुशील हो। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुंदर बने, लेकिन कैसी होनी चाहिए, दिमाग वाली भी होनी चाहिए, थोड़ी बुद्धि वाली, सुशील, अच्छे व्यवहार वाली भी होनी चाहिए।
चलिए एक एक लाइन को डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ W.B. येट्स की खुद की फीलिंग्स हैं, तो बहुत ही दिल लगा के, दिमाग लगा के, मन लगा के और टाइम लगा के इस वीडियो को देखना है। करें स्टार्ट। वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग। अब देखो, ये आप पढ़ते ही ना एक चीज को समझ लो, वंस मोर यहाँ लिखा है यानी एक बार फिर। अब एक बार फिर कोई कब बोलता है? जब कोई काम एक बार पहले हो चुका है तभी तो कहेगा ना एक बार फिर। तो कहने का मतलब क्या है कि पोइट यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि एक बार फिर द स्टॉर्म इज हाउलिंग, तूफान जो है वो शोर मचा रहा है, यानी तूफान जो है बहुत जोर से आया हुआ है, बहुत जोर से शोर शराबा करते हुए आया हुआ है। यानी बाहर कैसा माहौल चल रहा है? वार लाइक सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, हाँ, तानाकशी चल रही है, तानाशाही चल रही है। तो वार लाइक सिचुएशन के अंदर होता क्या है? एंड हाफ हिड अंडर दिस क्रेडल हुड एंड कवर लिड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। मेरी जो बच्ची है वो सो रही है क्रेडल के अंदर, कवर लिड, हाफ हिड यानी आधी ढकी हुई है। आधी ढकी हुई नहीं है, आधी ही ढकी हुई है। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? आधी ढकी हुई का मतलब क्या है? छोटी सी बच्ची है वो, उसे नहीं पता बाहर कैसा माहौल चल रहा है, यानी उसको वो अभी आधी ही जानने लगी है चीज़ों को, आधा ही समझने लगी है, सारी चीज़ों को नहीं, मतलब पहचानती ही नहीं है, अभी इतनी छोटी है, क्रेडल में है, पालने में है, पालने में है, अभी उसको कुछ होश नहीं है, मतलब वो सिर्फ चीज़ों को देख सकती है, समझ नहीं सकती, बहुत छोटी सी है, पालने में है। और ये जो स्टॉर्म है ना, ये यहाँ पे W.B. येट्स के मन में चल रहा है तूफान, क्योंकि बाहर सिचुएशन बहुत ही बेकार है, वो अपनी बच्ची के लिए चिंतित है, इसलिए यहाँ स्टॉर्म वर्ड का यूज़ किया गया है कि एक बार फिर मेरे दिल और दिमाग में तूफान मचा हुआ है, एक ऐसा शोर शराबा है जिसकी वजह से मैं चिंतित हूँ मेरी बच्ची को देखकर जो कि पालने में सो रही है। देयर इज नो ऑब्स्टिकल बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल वेयर बाय द हेस्टेक and roof leveling wind bid on the Atlantic can be stayed। अब ना ग्रेगरीज वुड यहाँ पर जिक्र किया है। अब देखो, आपको ना एक एक लाइन के अंदर ना, एक एक वर्ड के अंदर आपको W.B. येट्स की पर्सनल लाइफ को जानने का मौका मिलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ ना आपको अलग कलर देखने को मिला 2.5 लाइन के अंदर, ग्रीन, उसके बाद में येलो कलर हो गया। उसका मतलब आप जानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जहाँ तक ये ग्रीन है यहाँ तक मीनिंग निकल रहा था कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेकंड मीनिंग, यानी अगली लाइन, देयर इज नो ऑब्स्टेकल, यानी ये जो तूफान आ रहा है ना, ये जो तूफान आ रहा है वो नहीं रुक पाएगा, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑब्स्टेकल का मतलब वैसे तो क्या होता है, मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई परेशानी पैदा करना, हाँ, कोई कठिनाई पैदा करना होता है। ऑब्स्टेकल रोकने वाला भी होता है, कि कोई भी रोकने वाला नहीं है इस तूफान को। बट ग्रेगरी वुड, वुड होता है जंगल, ठीक है। अब ग्रेगरी क्यों वर्ड यूज़ किया है? एक्चुअली ये जो ग्रेगरी है ना, लेडी ग्रेगरी, ये येट्स की क्लोज फ्रेंड है और एक लिटरेरी एसोसिएट भी रही हैं ये येट्स के साथ में। तो ये कह रहे हैं कि ग्रेगरीज वुड, यानी वहाँ जो आसपास का जो एरिया है वो इनकी एक परिचित है, जिनका है, मतलब उनकी स्टेट है पूरी की पूरी, उनका उसका जिक्र किया है कि ग्रेगरी वुड है आसपास में, और एक ही पहाड़ है, वेयर बाय द हेस्टेक एंड रूफ लेवलिंग विंड ब्रिड ऑन अटलांटिक कैन बी स्ट्रेड, कि इतना भारी तूफान जो है वो आने वाला है, उसको ये चीज़ें नहीं रोक पाएंगी, यानी ग्रेगरी वुड नहीं रोक पाएगा, एक जो पहाड़ है वही है वो नहीं रोक पाएगा। इतना तेज़ तूफान आएगा कि रूफ लेवलिंग विंड, हेस्टेक मतलब सारी की सारी जो यहाँ पर जो ये छप्पर बना हुआ है ना, हेस्टेक मतलब कच्ची जो ये छत डली हुई है, ये जो छत बनी हुई है, इसको ये जो हवाएं हैं ये हिला देंगी। इसको आप अब नेचुरल तरीके से नहीं, यानी नेचर के एस्पेक्ट से नहीं, बल्कि जो उनके मन की स्थिति चल रही है उस तरीके से समझो पोम को। ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मेरी बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और मैं भी इतनी ज़्यादा परेशानियों से उसको कैसे बचा पाऊँगा। ब्रेड ऑफ अटलांटिक कहा है इसने, यानी आप जानिए, ब्रेड ऑफ अटलांटिक का मतलब है कि वो हवाएं जो तेज तूफान बन के आ रहे हैं, मतलब जो अटलांटिक के अंदर जन्मे हैं, यानी बहुत भारी भयंकर समुद्र जो है उसमें से तूफान उठने वाला है, उन सब चीज़ों से कैसे बच पाएंगी ये सब है ना, ये जो मतलब रूफ लेवलिंग विंड आ रही है, जो हेस्टेक है, इन सब चीज़ों को उड़ा कर ले जाएगी, इन सारी चीज़ों को एक तरह से थर्रा देगी, एक तरह से मतलब डिसबैलेंस कर देगी। तो ये जो यूज़ किया है ना हेस्टेक और रूफ लेवलिंग विंड, ये एक्चुअली ना इन्होंने विंड को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में यूज़ किया है, कि बाहर का माहौल जो वार लाइक जो माहौल है ना,
जो बाहर जो युद्ध की जो स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं ये, कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मेरी बच्ची को इफेक्ट किए बिना नहीं रहेगी, यानी मेरी बेटी जो है इससे अफेक्ट होगी ही होगी। तो ये बात जो है वो एक पिता के दिल की है, यानी पिता का मन जो है वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है अपनी छोटी सी बच्ची के लिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि नेचुरल एस्पेक्ट यूज़ करे हैं पोइट ने, नेचर के, ठीक है, और समझाना क्या चाह रहे हैं, अपने मन की स्थिति। अब जो लास्ट की 2 लाइन है ना, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उनके मन की स्थिति थी ये सारी की सारी। देखिए कैसे, एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड, कि 1 घंटे से मैं चल रहा हूं और प्रे कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड। क्यों? क्योंकि ग्लूम यानी अंधेरा होता है, उदासी या अंधेरा होना। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत भयंकर उदासी है। इस चीज़ की उदासी नहीं है कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है, उनको उदासी इस बात की है कि उनकी जो बेटी है वो अभी तो पालने में है, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी, जब दुनिया में निकलेगी तो वो क्या देखेगी, वो क्या सीखेगी, वो कैसे उन्नति और तरक्की करेगी। बाहर तो दुनिया बहुत ख़राब है, सिचुएशन तो बहुत बुरी है, पॉलिटिक्स चल रही है लोगों के बीच में। तो मेरा तो मन बहुत घबराया हुआ है, मैं तो उसके लिए सिर्फ प्रे कर रहा हूँ, मतलब चलता जा रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ। जब इंसान घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, तो क्या करता है, चहलकदमी करता है ना, इधर उधर भागता रहेगा, मीन्स चलता रहेगा और सोचता रहेगा। और कई बार तो क्या होता है कि बड़बड़ाने भी लगता है, पता भी नहीं चलता और बड़बड़ाता रहता है। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक बार हम एक ब्रीफ सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या होता है, W.B. येट्स जो है उनके घर पे बेटी का जन्म होता है, लगभग ये 1919 की बात है। एन का जन्म होता है, वो पालने में है। उसे देखकर उनके मन में विचार आता है कि जो सिचुएशन अभी हाल फिलहाल चल रही है कि आयरिश लोग जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बाहर पॉलिटिक्स बाजी चल रही है, ऐसे में मेरी बेटी के जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। कौन बचाएगा उसे इस परेशानियों से, इन तूफान से? तो मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, मैं तो बस चहलकदमी कर रहा हूँ और उसके लिए प्रे कर रहा हूँ। मेरे माइंड में सैडनेस छाई हुई है। तो ये पैरा जो है, ये जो स्टेंजा है, सॉरी पैरा नहीं स्टेंजा बोलते हैं पोम का, जो स्टेंजा है ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इस स्टेंजा के अंदर कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई हैं। ठीक है, देखिए। Once more the storm is howling and half hid under this cradle hood and coverlid my child sleeps on, दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम एलिट्रेशन का जिक्र करेंगे। एलिट्रेशन क्या है? ये होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखो एच का रिपीटेशन हो रहा है ना, एच यहाँ आया, एच यहाँ आया, एच यहाँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि आपको क्लियर रहेगा, यहाँ आप समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब आप इसे रिवाइज करेंगे ना तो आपको दोबारा से ये चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। देखो एच साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, एच हाउलिंग में आया, हाफ में आया, हेड में आएगा। एंड व्हेन द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर देन एलिट्रेशन इज ओके। एलिट्रेशन है यहाँ, ये मान के चलो आप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, आप देखेंगे क्रेडल हुड एंड कवरलिड, सी एंड सी रिपीटेशन हुआ अगेन, तो ये भी क्या हो गया आपका, रिपीटेशन हुआ तो एलिट्रेशन हो गया। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे हम इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन जो है वो हमने ये जो येलो जो लाइंस आई है इसके अंदर से उठाया है। कैसे? यहाँ कहा है ब्रिड ऑन अटलांटिक। अब यहाँ ना आप ये मान के चलो कि जो हवा चल रही है, हवा को भी मतलब ये मान लो कि ऐसा कहा है कि वो कहीं ना कहीं से जन्मी है। ब्रिड मतलब जन्म लेना, कहाँ से जन्म लिया उसने? अटलांटिक से जन्म लिया। अब ये जन्म लेने का काम जो है वो तो इंसानों का है, मतलब जिसके अंदर जान होती है वही तो चीज़ें जन्म लेती है ना। हाँ, लेकिन यहाँ हवा को बोल दिया इन्होंने, विंड जो है ना उसको बोला है कि अटलांटिक से आएंगी ये हवाएं, वहाँ से जन्म ले रही है ये हवाएं। पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि पॉलिटिक्स की जो है ना हवाएं वो मेरी बेटी को जरूर अफेक्ट करेंगी। तो ये जो हवाएं ये अटलांटिक से पैदा हो रही हैं। अब पैदा होने की बात कर दी और वो भी हवाओं के लिए, तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। यानी जब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग वाली क्वालिटी दिखाई जाती है ना, नॉन लिविंग में लिविंग वाली क्वालिटी जब दिखाई जाती है तो होता है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि ब्रीड ऑन द अटलांटिक मीन्स गिव्स द विंड लाइफ एंड ओरिजिन। कि विंड लाइफ जो है ना, विंड को लाइफ और ओरिजिन बताया कि विंड जो है उसका जन्म हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से? अटलांटिक से। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है जी। अब यहीं इन्हीं येलो लाइंस के अंदर मेटाफर भी है। अब वो कैसे? देखिए, इसको एक बार अपन इरेज कर देते समझाने के लिए। देखिए, हाँ, हेस्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड।
हेस्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड्स बोला है, तो हेस्टैक ये रहा, रूफ लेवलिंग विंड्स ये रहा। अब यहाँ ना कंपेयर किया गया है विंड को, यानी इतनी तेज चलेंगी हवाएं, कैसे? डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ, यानी सब कुछ तहस नहस कर देंगी। कहा है ना रूफ लेवलिंग, यानी छतों को हिला देगी ऐसी हवाएं। हेस्टैक यानी जो छत बनी हुई है, कच्ची हैं जो, उनको भी उड़ा के ले जा सकती हैं, इतना ज़्यादा फोर्स होगा उसके अंदर। तो ये हो गया मेटाफर। मेटाफर आप जानते हैं रूपक अलंकार होता है, जब मतलब कंपेयर किया जाता है ऐसी चीज़, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन दोनों की क्वालिटीज़ जो है वो एक जैसी नहीं है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। हेस्टैक एंड रूफ लेवलिंग, कंपेयर द विंड टू ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। क्लियर? तो इस तरीके से आप अगर करेंगे ना तो ये बेस्ट तरीका, इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका और कुछ हो नहीं सकता किसी भी पोम को क्लियर करने का, समझने का। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे, ठीक है? चलिए। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर, कि मैं प्रे करता हूँ इस मेरी बच्ची के लिए 1 घंटे तक, मतलब चलता रहता हूँ और प्रे करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि टेंशन में है ये फादर, ये सोच रहा है उसके फ्यूचर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, क्योंकि बाहर देख रहा है ना कि सिचुएशन कैसी है। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मेरी बच्ची जो है वो बहुत सेफ है। और वैसे भी अगर देखा जाए ना, उस समय तो चलो जो WB ईट्स है अपनी खुद की फीलिंग्स बता रहे हैं, उस समय सिचुएशन ऐसी चल रही थी। लेकिन आप आज भी ले लो, आज भी क्या है, आज भी एक फादर जो है वो अपनी डॉटर के लिए इसी तरीके से वरी है, क्योंकि बाहर वार लाइक सिचुएशन ही समझो आप, कि लोग जो हैं वो भले नहीं हैं, साफ दिल के नहीं हैं। तो एक फादर तो अपनी बेटी के लिए लेकर, मतलब उसके जन्म से लेकर और जब तक वो होती है दुनिया में, मतलब जब तक रहती है वो फादर जिंदा रहता है, जब तक उसकी टेंशन करता ही करता है। तो वही सिचुएशन सेम हमारे पोइट की है कि मैं चलता जा रहा हूँ और उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ हर घंटे, यानी मैं ये प्रार्थना करता हूँ। अब यहाँ ना वो बताएंगे कि जो सिचुएशन उनके अंदर चल रही है ना, वो सिचुएशन क्या है और वो अपनी बेटी को कैसा चाहते हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर। स्क्रीम का मतलब होता है चीख। अब देखो सिचुएशन क्या चल रही है, वो सुन रहे हैं सी विंड, यानी जो समुद्र से जो हवाएं आ रही है ना तेज तेज, वो बहुत तेज चीख रही है, यानी बहुत तेज आवाज कर रही है। स्क्रीम का मतलब लाउडली क्राई करना, बहुत तेजी से चिल्लाना, चीखना। वो इतनी तेजी से चिल्ला रही है कि टावर्स के ऊपर तक मतलब आवाज जा रही है, इतना तेज। अब यहाँ आप नेचर के एलिमेंट्स को ही देखेंगे, लेकिन आप मन की स्थिति से लेकर चलना इस बात को कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पोइट के मन में चल रही हैं, यानी उनकी जो चिंता है, उनकी जो टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा पीक है। क्यों? वो देख रहे हैं बाहर सिचुएशन क्या है, कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वार लाइक सिचुएशन है बाहर, लोग बहुत परेशान है, मेरी बेटी जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी। एंड अंडर द आर्क्स, आर्क्स क्या होता है? देखो ब्रिज है ना, ब्रिज बने होते हैं, आर्क्स ना कुछ इस तरीके की सी आकृति बन जाती है ना, जो ऐसे धनुषाकार जिसको बोलते हैं, इस तरीके से होता है। ब्रिज बने होते हैं ना, आप देखते होंगे, ये मतलब जैसे मान लीजिए रोड है, ये भी रोड है, इन दोनों रोड को कनेक्ट करने के लिए मतलब एक ऐसे ब्रिज बना दिया गया, जैसे नीचे से मान लो नदी नाला कुछ भी बह रहा है तो ऐसे ब्रिज बना दिया कनेक्ट करने के लिए। हाँ, तो ये होता है आर्क्स, कि ये क्या हो रहा है, इतनी तेज तेज हवाएं इतनी तेज तेज चल रही है, मतलब लहरें चल रही है, एक तरह से देख लो फ्लडेड स्ट्रीम्स चल रही हैं जो कि ब्रिज के आर्क्स को टच कर रही हैं। यानी बहुत ही बाहर है ना बुरा माहौल है, बहुत ही गंदा माहौल है, जैसे तूफान वाली सिचुएशन नहीं होती है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम तेज तेज हवाएं चल रही है, उस तरीके से सिचुएशन चल रही है। ओके, यहाँ देखो ये जो है एल्म्स जो है, ये होता है एक तरह का पेड़ जो बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, चारों तरफ इसकी शाखाएं फैली होती है, बहुत सारी पत्तियों से लदा हुआ होता है, वो भी बुरी तरह से हिल जाता है, वो भी इतनी तेज तेज आवाज़ करने लगता है। जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तब आप देखा करो कि पत्ते भी आवाज़ करते हैं, जब हिलते हैं तो आवाज़ आती है ना उनकी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है, ये पूरा का पूरा है ना नेचर का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो उनके मन की स्थिति है, क्योंकि वो देखो खुद कह रहे हैं कि मैं चलता जा रहा हूँ, प्रार्थना करता जा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, बहुत व्यथित हैं वो, बहुत व्याकुल हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, इतनी ज़्यादा टेंशन में कि उन्होंने यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा इमेजरी हमारे सामने प्रेजेंट कर दी। इमेजिनेशन बन गई ना कि समुद्र से तेज तेज लहरें उठ रही हैं, ऊपर टावर तक टच कर रही हैं, मतलब ब्रिज का जो आर्क है उसको छू रही हैं लहरें, इतना मतलब जो विशाल वृक्ष है जो उसको भी हिला दिया, इतनी तेज तेज जो है वो आंधी तूफान आए हुए हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इमेजिन इन एक्साइटेड रेवरी। अब देखिए दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। अब यहाँ पोइट बताएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ देख के कि फ्यूचर जो है वो
नज़दीक ही है, यानी भविष्य में जो है वो यही सब चीज़ें होनी हैं। वो इस चीज़ का इमेजिनेशन कर लेते हैं, इस चीज़ का इमेजिन कर लेते हैं कि यही सब चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, यानी डे ड्रीमिंग कर लेना एक तरीके से ना। रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग कर लेना, यानी दिन में ही सपना देख लेना कि मैंने तो ये चीज़ें सपने में सोच ली हैं, यानी मैं तो इस चीज़ से अनुमान लगा लिया हूँ कि फ्यूचर के जो साल हैं वो कैसे होंगे, मेरी बेटी के लिए जो आने वाले साल हैं वो कैसे होंगे। अब देखो, डांसिंग टू ए फ्रेंजिड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ द सी। अब देखो, मर्डरर्स भी है और इनोसेंस भी है, सी। देखिए, फ्रेजिड ड्रम, अब यहाँ ना एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट लिया है कि जब डूम्सडे आता है, यानी जो हमारे क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर ये कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सबका निर्णय होगा, यानी जजमेंट का डे होगा। जो लोग बुरे कर्म किए हैं उनको उसका सज़ा मिलेगा, जो लोग अच्छे कर्म किए हैं उनको उसका फल मिलेगा, यानी उसका इनाम मिलेगा। तो एक ऐसा दिन आएगा। या फ्रेंजिड ड्रम जो बोला है ना, ड्रम का मतलब होता था बजाना, वो बहुत तेज़ ड्रम जो होता है ना, आप इंस्ट्रूमेंट जानते ही हैं, बहुत तेज़। अब फ्रेंजिड का मतलब होता है मतलब बहुत वाइल्ड तरीके से, अनकंट्रोल्ड तरीके से बजाना, यानी कुछ निश्चित नहीं है, इतना तेज़ बजाना मतलब गुस्से से। डांसिंग यानी नाचना, यानी पूरी तरीके से तांडव का एक तरह से बताया है। जैसे मान लीजिए महादेव जो है वो क्रोध में जैसे तांडव नहीं करते हैं कि बस अब जो है धरती जो है वो खत्म हो जाएगी, अब भगवान जो है शिव तांडव के रूप में आ गए, यानी बहुत क्रोधित हो गए, अब पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कुछ ऐसा बताया गया कि एक डूम्सडे आएगा, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। और ये जो बहुत भोला भाला सा जो समुद्र दिखता है ना, ये कैसा है, मर्डरर्स भी, यानी कि पूरा सब कुछ सब चीज़ों को डुबो देगा, सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। यानी बाहर का जो माहौल है वो बहुत ही बुरा माहौल है। ऐसा है क्योंकि वार चल रही है, और वार आप जानते हैं वार क्या होती है। वार तो एक कंक्लूजन पर पहुंचती है तब जब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हमारे पोइट के दिमाग में भी चल रही है, बाहर भी देख रहे हैं और दिल के अंदर भी उनके इसी तरीके का द्वंद्व चल रहा है कि क्या होगा मेरी बच्ची के साथ में, ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरी बेटी जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ द टर्न ऑफ पोएटिक डिवाइस। अब हम इस स्टैंजा की पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मेटाफर। इसके अंदर मेटाफर कहाँ आया, देखो ये जो लाइन हमने डिस्कस की थी ना, मर्डरर्स इनोसेंस ऑफ सी, यहाँ मेटाफर है। कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे ना कंपेयर किया गया है सी को एक ऐसी फोर्स के साथ जो कि ब्यूटीफुल भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, दोनों चीज़ है। यानी समुद्र के अंदर दोनों क्वालिटी दिखाई गई है, वो इनोसेंट भी है और कैसा है, मर्डरर्स भी है, यानी चीज़ों को तहस नहस भी कर देता है। और ऐसा आपने देखा भी है कि जब समुद्र की लहर आती है तो सारी चीज़ों को बहा कर ले जाती है अपने साथ, और दूर से देखें जब शांत होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, तो इट इज़ मेटाफर। नाउ द टाइम ऑफ नेक्स्ट डिवाइस, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है, सी विंड स्क्रीम। सी विंड स्क्रीम जो है वहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगी। ये रही, यानी जो सी विंड है ना वो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं तेज तेज, और ये चीखने चिल्लाने का काम तो इंसानों का है। हाँ, लिविंग बीइंग करते हैं ना, लेकिन यहाँ हवा कर रही है। तो नॉन लिविंग थिंग की जो क्वालिटी है, मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो क्वालिटी बताई गई है वो लिविंग वाली बताई गई है, यानी वो चीख रही है। ये पॉसिबल नहीं है लेकिन यहाँ बताया है, यानी पोइट ने क्या यूज़ किया, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। वो आगे ना कि लिविंग वाला चीखना चिल्लाना जो होता है ना, ये चीखना, ये काम किसका है, लिविंग का है। हाँ, चीख, और ये कर कौन रहा है, विंड कर रही है, तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारी डिवाइस कौन सी है, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एंड एलिट्रेशन तो बहुत इजी है, आप देखते ही पता लगा लेंगे। सी विंड स्क्रीम स्ट्रीम, देखिए सी विंड स्क्रीम, हेयर द रिपीटेशन ऑफ, एक बार इसको इरेज करके दोबारा से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ रिपीटेशन हुआ एस साउंड का, हुआ ना, तो ये क्या हो गया आपका, एलिट्रेशन हो गया। ये तो बच्चे आपको जहां भी नजर आ जाए ना, मीन्स एक बार जब आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है तो वहाँ एलिट्रेशन है। आँख बंद करके आपको लिख देना है, ये तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि देखो सी आ गया, स्क्रीम आ गया, सी विंड एक ही वर्ड है। अब ये मत कहना कि मैम सी अलग है, विंड अलग है, फिर स्क्रीम अलग है। सी विंड एक साथ है, समुद्री हवा, और स्क्रीम है, तो एक के बाद ये नेक्स्ट वाला भी देखो कॉन्सोनेंट साउंड ही आ गया ना, मीन्स एक ही लाइन के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो यहाँ आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा यहाँ आ रहा है, मैडम ये तो एलिट्रेशन हो गया। नहीं भाई, एक लाइन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, तो वो है एलिट्रेशन। और यहाँ क्या है, एस साउंड, एस इज कॉन्सोनेंट एंड रिपीटेशन ऑफ एस साउंड इज एलिट्रेशन। चलें आगे, चलिए थर्ड है ये हमारा स्टेंजा,
मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट। अब यहाँ से शुरू हुई है प्रेयर हमारे पोइट की। अभी तक तो उनके मन की स्थिति चल रही थी, उनके बाहर और दिल में जो चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा था। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा पोइट जो है वो क्या चाहता है। देखिए, मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट, ब्यूटी टू मेक ए स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट और हर्स बिफोर ए लुकिंग ग्लास। यहाँ तक यूँ कह रहे हैं कि शायद बहुत खूबसूरत बन जाए वो, और शायद नहीं भी, लेकिन खूबसूरती जो है ना वो इतनी ना हो जाए कि स्ट्रेंजर्स की आई डिस्ट्रॉट हो जाए। डिस्ट्रॉट जानते हैं? डिस्ट्रॉट यानी व्याकुल हो जाना, देखे बिना ना रहे जाना, मतलब भाई मैं तो इस चीज़ को करे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, इतना व्याकुल हो जाना, बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रॉट का मतलब डीपली अपसेट एंड ट्रबल्ड, यू कैन से कि वो हो सकता है बहुत खूबसूरत बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बननी चाहिए। इतनी नहीं बन जाए कि कहीं किसी भी अजनबी की जो है ना आंखें वो इतनी व्याकुल हो जाएं कि भाई इसको देखे बिना ना रहे, या फिर ये खुद भी कहीं शीशे के सामने ना खड़ी रहे। यानी पिता चाहते हैं कि सुंदर तो वो बने, लेकिन इतनी सुंदर भी ना बने कि कहीं कोई भी अजनबी उसे देखे और बस उसे उसको ही देखना चाहे बार बार, या फिर वो खुद भी ऐसी हो जाए कि हमेशा सिर्फ अपने आप को शीशे में ही निहारती रहे। मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच कंसिडर ब्यूटी ए सफिशिएंट एंड, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी ना तो ये ब्यूटी जो है ना वो भी एक तरह से एक इंसान के अंत का कारण बन जाती है। कैसे बन जाती है आगे बताएगा, देखिए। लॉस नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी, कि बहुत ज़्यादा अगर कोई खूबसूरत हो जाता है तो उसमें ईगो आ जाता है, आप जानते ही हैं ये चीज़ तो, हाँ। और उस समय क्या होता है? नेचुरल काइंडनेस खत्म हो जाती है। द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, अगर होना चाहिए ना तो हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी होनी चाहिए। दैट चूजन राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, कि हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी जो है वो होनी चाहिए एक तरह से, कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी तो काइंडनेस चली जाएगी, वो अपने आप को किसी के सामने रिवील ही नहीं कर पाएगी, किसी से इंटीमेट ही नहीं हो पाएगी, किसी को अपना ही नहीं बना पाएगी, और ना ही वो अच्छी चीज़ को चूज़ कर पाएगी, ना ही अच्छा फ्रेंड बना पाएगी, क्योंकि उसमें ईगो आ जाएगा। इतनी खूबसूरत भी भगवान उसे मत बना देना कि कोई अजनबी जो है वो बहुत व्याकुल हो जाए, सिर्फ उसे ही देखना चाहे, या वो सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहे। इतना खूबसूरत मत बना देना कि कहीं वो अपने आप को ख़त्म ही ना कर लें, कोई गलत डिसीजन ना ले लें। आगे एग्जाम्पल देंगे दुनिया की बहुत खूबसूरत औरतों का, एग्जाम्पल देने वाले हैं वो। कहते हैं कि इतना खूबसूरत मत कर देना कि कहीं ईगो आ जाए और उसकी काइंडनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, वो किसी के सामने अपना दिल खोल कर ही ना रख पाए, हाँ, किसी से इंटीमेट ही ना हो पाए, और वो किसी सही चीज़ को चूज़ ना कर पाए, कहीं ऐसी ना हो जाए कि कोई दोस्ती उसका ना बने। क्योंकि ईगो होता है, ईगो वाले इंसान को कौन दोस्त बनाना चाहेगा। चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइस देखिए, हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी। अब देखो यहाँ मेटाफर है, कैसे? क्योंकि यहाँ ना देखो कंपेयर किया गया है ट्रू फ्रेंडशिप को टू ए स्टेट ऑफ ओपननेस। यहाँ बताया ना हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, यानी दिल खोल कर रख देना। और दिल खोलकर कब रखा जाता है? जब दिल के अच्छे होते हैं, जब ही तो रखा जाता है। अब मान लो आपने कोई फ्रेंड बनाई अपनी, अब वो अपने पैसे के घमंड में या अपनी ब्यूटी के घमंड में बहुत ज़्यादा है, आप अपने दिल की बात उससे कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कह पाएंगे दिल खोल के कोई भी बात, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर आएगी, अरे यार कहीं मजाक ना बना दे, है ना। तो ये क्या हो गया? मेटाफर। यस। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे कि यहाँ पे बोला, आपको खुद को नहीं लगा? ब्यूटी टू मेक स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट, इतनी खूबसूरत कि किसी स्ट्रेंजर की आई को जो है ना वो कैसा कर ले? डिस्ट्रैक्ट कर ले। मतलब डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल कर दे। देखो एग्जैजरेट मतलब बहुत अतिशोक्ति से बोला गया है कि इतना ज़्यादा उसके अंदर क्षमता ना आ जाए कहीं उसकी डॉटर्स की ब्यूटी में कि किसी भी अजनबी को जो है वो व्याकुल कर दे। चलिए, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ बताएंगे वो कि खूबसूरत बहुत ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। हेलन, आपने नाम सुना होगा। हेलन यहाँ पे वो नहीं है जो हम बॉलीवुड के अंदर नाम सुने हैं आज तक, वो नहीं। ये जो हेलन है ना, ये कौन है? ये एक मतलब हमारी जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अंदर एक करेक्टर है हेलन, बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं ये पेरिस नाम के एक राजकुमार के साथ, जो कि ट्रॉय के राजकुमार थे, उनके साथ भाग गई थी। बहुत सुंदर थी ये, वो उससे प्यार हो जाता है, मतलब जो पेरिस होता है उसको हेलन से प्यार हो जाता है। हेलन की एक्चुअली शादी हो चुकी थी पहले, तो उसको इस पेरिस को हेलन से प्यार हो जाता है कि हेलन बहुत खूबसूरत होती है, और तो पेरिस से ना इसको भगा कर ले जाता है अपने साथ, ट्रॉय ले जाता है, और ये जो है इसका एक तरह से पतन का कारण बन जाता है। हेलन जो है ना उसकी वजह से बहुत बड़ा युद्ध होता है, मीन्स वार ऑफ ट्रॉय के नाम से एक मतलब नॉवल भी लिखा गया है, एक मूवी भी बनी है, मौका मिले तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। अब देखो हेलन जो है उसने अपनी लाइफ को फ्लैट और डल बना लिया था, बहुत ब्यूटीफुल थी ये, और
इस ब्यूटी की वजह से ना लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। ये फूल कौन है? ये फूल पेरिस है, जिसका मैंने आपको नाम बताया ना। कौन है ये? राजकुमार है ट्रॉय का, ठीक है। ये इसके साथ में भाग गई थी, तो इसको मूर्ख कहा है, क्योंकि एक शादीशुदा औरत को भगा कर लेके गया था, तो मूर्ख ही कहलाएगा ना। शादीशुदा को भगा के लेके गया था, तो भाई इसका हस्बैंड थोड़ी ना छोड़ेगा इसको। तो हेलन के हस्बैंड का इस पेरिस के साथ हो गया झगड़ा, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, और फिर युद्ध के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि एंड क्या हुआ था युद्ध का, उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर बेस्ड अपन, ठीक है। और अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए इस टॉपिक पर तो मेरे को कमेंट कर आप बताएंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे। अब एक और यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल लेडी का, जिसका नाम है एफ्रोडाइट। ये ना रोज आउट ऑफ द स्प्रे बोला गया है क्योंकि ये समुद्र की लहरों से इसका जन्म हुआ था। ग्रीक माइथोलॉजिकल करेक्टर है ये, जैसे अपने नहीं, मतलब अपन हिंदू माइथोलॉजी के अंदर बहुत सारे ये देखे ना, रामायण महाभारत, इसके अंदर नहीं देखे समुद्र से देवता पैदा हो रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, मतलब सॉरी, समुद्र से देवता निकल रहे हैं, हाँ, सूरज देवता दिख रहे हैं, जैसे इस टाइप से ना एक ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर कुछ देवी हुई हैं इस टाइप से। इनका नाम एफ्रोडाइट है। ये महान रानी मानी गई है और खूबसूरत भी बहुत थी, लेकिन फादरलेस थी ये, इनके पिता नहीं थे, तो ये किसी को भी अपना जीवन साथी बना सकती थी, कुड हैव हर वे, मीन्स किसी को भी चूज कर सकती थी ये। लेकिन इसने किसको चूज किया? येट चूज अ बैंडी लैग्ड स्मिथ फॉर मैन। बैंडी लैग्ड का मतलब होता है कि मतलब एक पैर नहीं था उसके, पैर से अपाइज था वो, और स्मिथ था, स्मिथ का मतलब लोहार होता है, लोहे का काम करने वाला, उसको चूज कर लेती है ये अपने पति के रूप में। यानी सुंदर थी ये, बहुत खूबसूरत थी, और खूबसूरती के अंदर क्या हुआ कि मतलब है ना गलत डिसीजन ले लिया, यानी खाली ब्यूटीफुल थी बॉडी से, यानी फिजिकल ब्यूटी थी उसके पास, सोचने समझने की क्षमता नहीं थी हमारे WB यीट्स के अकॉर्डिंग, हमारे पोइट के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो लाइफ है वो खराब हुई। अब यहाँ ना मैं आपको एक बात WB यीट्स की पर्सनल लाइफ की बताती हूँ। एक्चुअली पोइट ने अपनी बिलव्ड की बात की है, यहाँ पे जो मॉड गोने हैं उनकी बात की है। उन्होंने WB यीट्स को रिजेक्ट कर दिया था, और उनके रिजेक्शन की वजह से दुखी थे वो, तब ये बात कह रहे हैं। मॉडगोने ने ना यीट्स को रिजेक्ट करके मैक ब्राइड नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी, और उसकी मैरिड लाइफ भी दुखी रही। मैक ब्राइड से शादी तो कर ली, लेकिन वो दुखी रही। तो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इनकी जो बिलव्ड थी WB यीट्स की, बहुत खूबसूरत थी। अब वो कह रहे हैं कि वो खूबसूरत तो थी, लेकिन अकल नहीं थी उसे, मुझे रिजेक्ट कर दिया और जाके किससे शादी कर ली? मैक ब्राइड से शादी कर ली। तो ये दो एग्जांपल उन्होंने दिए, हेलन का दिया एक तो, और एक रोज आउट ऑफ द स्प्रे जो क्वीन मैंने आपको बताई जिसका नाम है एफ्रोडाइट, उसकी बात की कि एफ्रोडाइट ने भी हेफेस्टस से शादी कर ली थी। ये जो है ना, ये ए बैंडी लैग्ड, ये जो स्मिथ है इसका नाम है हेफेस्टस, इससे शादी कर ली थी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट, इट्स सर्टेन, ये मतलब तय है कि एक फाइन वुमेन होगी ना, फाइन वुमेन का मतलब तो ब्यूटीफुल वुमेन। देखिए मेंशन है हर एक वर्ड जो आपको लगेगा ना कि भाई यहाँ पे टफ है, तो आप इधर देखना, आपको मिलेगा जरूर। फाइन वुमेन यानी ब्यूटीफुल वुमेन ईट, कि जो भी ब्यूटीफुल औरतें होती हैं, वीमेन होती हैं ब्यूटीफुल जो भी, वो क्या होती हैं सारी की सारी जो है वो कैसी होती है? एक क्रेजी सैलेड विद देयर मीट। क्रेजी सैलेड, अब ये वर्ड जो इन्होंने यूज़ किया है वो स्ट्रेंज चीज़ों के लिए किया है, यानी जो खूबसूरत होंगी ना वो कुछ ना कुछ स्ट्रेंज जरूर करेंगी अपनी ज़िंदगी में। क्रेजी सैलेड विद देयर मीट यानी अपने खाने के अंदर कुछ अजीब सा खा लेना। वही एग्जाम्पल यही है, आप मान के चलो एग्जाम्पल यही है कि मतलब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर ना स्ट्रेंज कर लेंगी। हाँ, किस चीज़ के अंदर? बहके, भावनाओं में बहके समझ लो आप, कि बहुत खूबसूरत है, किसी की बातों में आ गई, बहकावे में आ गई और गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो ये इट्स सर्टेन दैट फाइन वीमेन ईट ए क्रेजी सैलेड विद देयर मीट। ठीक है, कि अगर कोई खूबसूरत होगी तो ये तय है कि वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी और क्या करेगी? कुछ ना कुछ स्ट्रेंज काम कर देगी। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। हॉर्न ऑफ प्लेंटी, हॉर्न ऑफ प्लेंटी यहाँ पे ना एक तरह से बताया गया है कि एक जिसके पास बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत प्रॉस्पर होता है ना, जो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी। और ये फ्रेज एक्चुअली एक माइथोलॉजिकल भी है, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी है बस, बिल्कुल छोटी सी। एक अमल्थिया नाम की ना एक माइथोलॉजिकल करेक्टर है, यानी एक देवी है, अमल्थिया नाम है उसका, और वो अमृत मतलब देती है, और बकरी के रूप में है। वो किसके रूप में है? एक बकरी के रूप में। और ये ना जियस को मतलब दूध पिलाती थी, लेकिन उसके सींग थे, मतलब बकरी थी, इसके सींग थे। एक दिन उसका सींग टूट गया और सींग से ना अमृत बहने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अमृत जो है ना बहुत ज़्यादा था उसके शरीर में, मतलब बहुत ज़्यादा अमृत था, तो सींग टूटने पर सींग से भी अमृत बहने लग गया। यानी बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है ना, मतलब प्लेंटी में जब कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है? वो कहीं ना कहीं
किसी ना किसी चीज़ के अंदर हमारे लिए नेगेटिव काम भी कर सकती है। यानी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, भटक जाता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ब्यूटी भी भटकाने का काम कर देती है कई बार इंसान को। आई थिंक इट इज़ क्लियर। मतलब यहाँ WB ईट्स के माइंड के अंदर यही चल रहा है कि मेरी बेटी खूबसूरत तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए जैसी खूबसूरती का मैंने जिक्र किया है, कि खूबसूरती होते हुए भी दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया, है ना। यानी दिमाग से खूबसूरत होनी चाहिए, शरीर से ज़्यादा खूबसूरत चाहे हो चाहे नहीं हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ना वो लोग, क्या कर देते हैं वो लोग, बहुत सारे स्ट्रेंज काम कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। चलिए अब इसकी पोएटिक डिवाइस हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, हॉर्न ऑफ प्लेंटी, ये एक मेटाफर है, क्योंकि यहाँ ना एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के रूप में इसको बताया गया है, तो ये हो गया मेटाफर। अब यहाँ हम अलिट्रेशन जो है वो भी देखेंगे। फाउंड फ्लैट फूल के अंदर दिया हुआ, देखो फाउंड फ्लैट दे रखा है ना, फाउंड फ्लैट फूल, ये वर्ड है, देखो ये पूरी लाइन है। अब आप ये मत कहना कि अलग अलग है तो 2 लाइन्स हो गई, ये पूरी लाइन है। देखिए, हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल्ड फ्रॉम अ फूल, ये पूरी लाइन है। तो ये 3 देखो एफ आए, तीनों का जो है ना एफ साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा अलिट्रेशन। ठीक है, मेटाफर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द टर्न ऑफ सिंबोलिज्म। क्रेजी सैलेड, वर्ड यूज किया ना, क्रेजी सैलेड। अब सैलेड जो है, यानी सलाद तो आप जानते हैं, सलाद होता है क्रेजी यानी पागल, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत क्रेजी हो जाना, सैलेड। अब ये कैसे यूज़ किया, एज ए सिंबल ऑफ रिबेलियन एंड एम्ब्रेसिंग इंडिविजुअलिटी, यानी सैलेड के लिए क्रेजी वर्ड यूज़ कर लिया है, तो एक तरह से ये सिंबोलिज्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है, इन कर्सी। अब ब्यूटी की उन्होंने बात कर ली 2 स्टेंजा के अंदर, अब वो बात करेंगे कर्टसी की। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो पोलाइट बिहेवियर वाली बने, कि पोलाइट बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कहना चाहते हैं कि ये चीज़ वो अच्छे से सीखे, पोलाइट बिहेव जो है ना वो अच्छे से सीखे। यानी क्या, ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा चाहे उसके पास नहीं हो, लेकिन कैसा हो, पोलाइट बिहेव हो। हर्ट्स आर नॉट हैड, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हर्ट्स जो है ना आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट, वो गिफ्ट के रूप में नहीं मिलते, बट हर्ट्स आर अर्नड, हर्ट्स जो है वो कमाने पड़ते हैं। अब यहाँ हर्ट्स क्या है, हर्ट्स का मतलब होता है कि मतलब लोगों को, कोई भी इंसान है ना उसका दिल जीतने से मतलब है, यहाँ पे अपना बना लेना, किसी को दिल से किसी को अपना बना लेना। और कोई इंसान दिल से आपका कब बनेगा, जब आप अच्छे व्यवहार के होंगे। आप खूबसूरत होंगे तो थोड़े दिन के लिए आपसे अट्रैक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा ना तो वो जिंदगी भर के लिए आपका बन जाएगा। अगर वो खूबसूरत, मान लो कोई इंसान खूबसूरत है, थोड़े दिन आपके साथ रहेगा, लेकिन अगर आपका बिहेव गंदा है तो आप चाहे कितने ही खूबसूरत सही, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आपका दिल से खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये लाइन जो कह रहे हैं, ये मतलब एक तरह से रिमार्केबल लाइन है सॉरी, इंग्लिश लिटरेचर की जानी मानी लाइन है ये, कि हर्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हर्ट्स आर अर्नड। कई बार एग्जाम में पूछी गई लाइन है ये, कि ये कौन सी पोम से ली गई है, किस पोइट ने लिखी है। तो हर्ट्स क्या है, ये गिफ्ट के रूप में नहीं मिलते हैं, ये कमाने पड़ते हैं, यानी लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं। भगवान गिफ्ट के रूप में नहीं देता। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, कि पूरी तरीके से जो खूबसूरत है ना, हो सकता है वो ये चीज़ ना कर पाए। यानी जो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों के दिलों को जीत पाए। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो इंसान जो है वो खेल खेलते हैं। खेलने का मतलब क्या है, कि लोगों की भावनाओं से खेलना, हाँ, प्यार के चक्कर में पड़ जाना। बहुत सारे ऐसे मूर्ख देखे हैं मैंने। फॉर ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ हैज़ चार्म मेड वाइज, कि खूबसूरती के पीछे पागल फिरते रहते हैं इधर उधर, कि खूबसूरत है इसलिए सोचते हैं कि मैं इससे मतलब इससे अटैच्ड हूँ, लेकिन बाद में उनको जो दिमाग जो है ना मिलता है, वो किससे मिलता है, चार्म से मिलता है। यानी जो दिल की सुंदरता होती है ना, उससे ही वो उनको बुद्धि आती है। यानी खूबसूरती के पीछे तो पागल वो फिरते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आती है कि खूबसूरती ही पूरी, मतलब एक तरह से मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, बल्कि दिल का सुंदर होना भी ज़रूरी होता है। कि कोई अगर अपना लाइफ पार्टनर अगर चूज़ करता है, किसी को ब्यूटीफुल देख के अगर चूज़ कर लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। क्योंकि वो अगर दिल की सुंदरता देखेगा ना, और ब्यूटी वैसे फिजिकल ब्यूटी नहीं देखेगा, तो 99% चांस होते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो सक्सेस रहेगी। लेकिन ब्यूटी के पीछे अगर पड़ते हैं तो क्या होता है कि उनको पछताना पड़ता है। और ऐसे में फिर क्या होता है, चार्म जो है वो उन्हें बुद्धि देता है। यानी दिल की खूबसूरती जो होती है, व्यवहार की खूबसूरती जो है वो उन्हें बुद्धि देती है, वो उन्हें समझाती है, वो उससे समझ पाते हैं। एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज़ रोव्ड, रोव्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमना,
इधर उधर टहलना, इधर उधर भटकना, कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे गरीब लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, अपने आप को लवर मान के या अपने आप को बिलव्ड मान के इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, और होता क्या है, जो काइंडनेस होती है वो क्या करते हैं, वो काइंडनेस ही उन्हें अट्रैक्ट कर पाती है। वो काइंडनेस जो है वो मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट किए बिना रह ही नहीं पाती है। यानी कोई खूबसूरत चीज़ जो होगी वो एक बार अट्रैक्ट कर लेगी। जैसे आप यहाँ से एग्जांपल ले लो, गुलाब का फूल है, दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसके नीचे कांटे होते हैं ना। जब आप उसे पकड़ते हैं ना तो आप ध्यान देते हैं कि कोई कांटा ना हो, कहीं मुझे चुभ ना जाए, यही देखते हैं ना, तभी आप उस गुलाब को हाथ लगाते हैं। लेकिन अगर गुलाब जो है पूरा कांटों का भरा हुआ है तो आप दूर से उसे जरूर देख लेंगे, लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे उसको कि कहीं चुभ ना जाए। तो वही चीज़ है कि कोई इंसान दिखने में चाहे कितना भी खूबसूरत चाहिए, अगर उसका नेचर जो है वो अच्छा नहीं है तो आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो क्या कर रहे हैं कि बहुत भागदौड़ कर रहे हैं अपना साथी ढूंढने के लिए, लेकिन बाद में अट्रैक्ट कहाँ से होते हैं, अपनी आइज़ जो हैं किन लोगों से बचा नहीं पाते, जो काइंड होते हैं उनसे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कैसी बने, पोलाइट बिहेवियर वाली बने, यानी उसके अंदर कर्टसी होनी चाहिए। अब पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं हम। देखिए मेटाफर है हर्ट्स आर अर्नड में, हर्ट्स आर अर्नड, कि हर्ट्स जो है वो क्या किए जाते हैं, कमाए जाते हैं। अब देखो वैसे तो बात की गई है हर्ट्स की और साथ में अर्नड की भी बात की गई है, यानी कंपेयर किया गया है ना, गेनिंग समवन लव्स टू ए प्रोसेस ऑफ अर्निंग समथिंग वैल्यूएबल, यानी दो चीज़ों की तुलना की गई है जो बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन फिर भी कंपेयर किया गया है। अब देखो चार्म्स मेड वाइज, चार्म्स मेड वाइज, चार्म्स मेड वाइज क्या है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। सजेस्ट दैट चार्म्स कैन हैव ए ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन ए पर्सन। अब मैंने जो आपको पर्सोनिफिकेशन में बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो क्वालिटी बता रहे हैं जो लिविंग में होती है। अब ये वाइज जो है ये क्या होता है, इंसान के अंदर होता है ना, चार्म मेड वाइज। चार्म कैसे वाइज बना देगी, जो ब्यूटी है मतलब जो दिल की सुंदरता है वो कैसे वाइज बना देगी, तो इसका मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री, कि वो कैसी बने, प्रेयर कर रहे हैं ना, जैसे हम प्रे करते हैं तो नहीं कहते मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ वो प्रे कर रहे हैं इसलिए मे वर्ड यूज किया कि मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री, कि वो ऐसे बननी चाहिए जैसे कि एक बहुत ही फैला हुआ घना वृक्ष, यानी बहुत सारे गुण होने चाहिए उसके अंदर। दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी। अब लिनेट का जिक्र किया है यहाँ पे। लिनेट क्या होता है, लिनेट एक्चुअली एक स्मॉल सॉन्ग बर्ड है, छोटा सा एक पक्षी है जो बहुत ही प्यारा गाता है लोगों को खुशी देने के लिए। वो दूसरों के लिए गाता है, खुद की खुशी के लिए नहीं कि भाई वो खुद खुश है इसलिए खुश ना, उसका मेन मकसद होता है लोगों को खुशी देना। तो लिनेट से कंपेयर किया है, कह रहे कि उसकी जो सोच है ना वो ऐसी होनी चाहिए जैसे लिनेट जो है उसके पक्षी के गाने के जैसे, वो दूसरों को खुशी देता है। तो इसकी भी सोच ऐसी होनी चाहिए मेरी बेटी की, जो क्या करे, उसका क्या मतलब होना चाहिए, डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नेमिटीज ऑफ साउंड, ये सिर्फ लोगों को खुशियां दे, यानी उसकी जो नोबल क्वालिटीज़ है हाँ वो लोगों की खुशी के लिए होनी चाहिए, अपने खुद के फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। नोर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, नोर बट इन मैरीमेंट एक्वायर्ड, कि वो किसी का पीछा, अपनी खुशी के लिए पीछा ना करें, किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी मतलब अपनी खुशी के लिए किसी से झगड़ा ना करें। यानी मेरी बेटी जो है ना वो कैसी हो, वो विचारों से बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे जैसे कि लिनेट होती है। लिनेट जो है दूसरों को खुशी देने के लिए गाती है, वो अपनी खुशी के लिए किसी का पीछा ना करे, अपनी खुशी के लिए किसी से झगड़ा ना करे। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल। अब लॉरल क्या है, लॉरल है ना एक मतलब सिंबल है किस चीज़ का, मतलब एवर ग्रीननेस जो होती है जो हमेशा बनी रहे, जो कभी खत्म नहीं होती, दैट इज लॉरल। मतलब कोई विक्ट्री हो जाता, मतलब जो मतलब जीत जाता है युद्ध में, अगर जीत जाता है तो उसको मतलब ये ताज के रूप में पहनाया जाता है, क्योंकि ये परपेचुअलिटी के लिए माना जाता है लॉरल जो है, ग्रीन लॉरल। मैं ये चाहता हूँ कि वो कैसी लगे, वो ऐसी हो जैसे ग्रीन लॉरल जो कभी खत्म नहीं होता, रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, जो कि एक बार अगर जड़ पकड़ ले, यानी लॉरल का जो ट्री होता है ना, अगर वो एक बार जड़ पकड़ लेता है ना वो कभी खत्म नहीं होता। जिस जगह पे उसकी जड़ चल जाती है, जिस जगह पे उसकी जड़ जो है स्टार्ट हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है, मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला माना जाता है लॉरल। ओके और विक्ट्री का सूचक भी होता है, यानी मेरी बेटी का जो नेचर है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर किसी का दिल जीत ले। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ द टर्न ऑफ पोएटिक डिवाइस। मेटाफर है थॉट्स में
लाइक द लिनेट भी, लिनेट से इन्होंने कंपेयर किया है ना, कि उसके जो विचार है वो लिनेट से कंपेयर किया। अब देखो ये अलग चीज है, बेटी के विचार अलग चीज है, दोनों को कंपेयर कर दिया, मेटाफर आ गया, रूपक अलंकार हो गया। क्लियर। अब टर्न है पर्सोनिफिकेशन की, मैग्नानिमीटीज ऑफ साउंड। अब साउंड के अंदर मैग्नानिमीटीज बताई हैं, यानी ह्यूमन क्वालिटी बता दी। ह्यूमन क्वालिटी होती है ना मैग्नानिमीटीज, तो ह्यूमन क्वालिटीज है साउंड के अंदर। अब डॉटर की जो थॉट और एक्शन है उनको देखो कंपेयर किया है, तो यहाँ हो गया पर्सोनिफिकेशन, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग वाली क्वालिटी। नाउ इट इज क्लियर। और बच्चे एक चीज और देख लेना, ये चीज मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जहां भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो वहां आप क्या कह सकते हैं, एलिट्रेशन बता सकते हैं। ओके, जैसे कि परपेचुअल प्लेस है ना, तो ये आप बता सकते हैं अपने आप। इसके अंदर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जहां आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन नजर आए आपने एलिट्रेशन लिख देना है। ये पोएटिक डिवाइस तो आपकी बिल्कुल एकदम मतलब टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अब हम। My mind, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, had dried up of late. अब जैसी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में चल रहा है ना, कि जैसा मन मेरी बेटी का बने, जैसा कि मैं प्यार करता हूँ, मतलब जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी बने, इस टाइप की ब्यूटी ना अब मतलब खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक तरह से बिल्कुल खत्म ही होती जा रही है। Yet knows that to be choked with hate may well be all evil chances जब कि नफरत अगर इंसान के अंदर आ जाती है, यानी जैसे मैं कहूँ कि मन की खूबसूरती, कि मेरी बेटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, मन से बहुत खूबसूरत, दूसरों का भला करने वाली, ऐसी होनी चाहिए, तो इस टाइप की जो ब्यूटी है वो तो लगभग खत्म सी होती जा रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी इंसान को किसी से नफरत हो जाती है तो वो बुराई करने पे उतर जाता है, तो ऐसा मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज नो हेटर्ड इन ए माइंड, कि अगर दिमाग में किसी के लिए नफरत नहीं आए, एजोल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, कि अगर दिल और दिमाग के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं आए ना, तो चाहे कितना भी भयंकर तूफान आ जाए। एजोल्ट का मतलब क्या है, कि मतलब चाहे कितनी भी वॉयलेंट अटैक हो जाए, मतलब हिंसक मार देने वाला अटैक हो जाए, चाहे बार बार अटैक हो जाए, कितना भी बुरा, कितनी भी गंदी हवाएं चल रही, तूफान आ जाए, लेकिन वो लिनेट को एक पत्ते पे से नहीं हिला पाएंगी, यानी एक अच्छे इंसान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। ये एक तरह छोटा सा पक्षी होता है कि एक लीफ के ऊपर ही बैठ जाता है। लिनेट जो मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा सा पक्षी है जो कि सुंदर गाना गाता रहता है दूसरों को खुशी देने के लिए। तो कह रहे हैं कि चाहे कितने भी ज़्यादा तूफान आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, अगर अच्छा इंसान है, दिल में जिसके घृणा नहीं है, दिल से अच्छा है, तो उसको नुकसान नहीं होगा। यानी मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी दिल से अच्छी बने। अब इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एजोल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड। एजोल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड का मतलब है कि यहाँ पे ना लाइफ के चैलेंजेस को फिजिकल अटैक के साथ में कंपेयर किया गया है। देखिए कि लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनको फिजिकल अटैक के साथ में कंपेयर कर दिया इस तरीके से, बैटरी ऑफ द विंड है ना, विंड की बात करिए, एजोल्ट की बात करिए, तो ये हो गया दो अलग चीजों को कंपेयर करना, तो ये हो गया मेटाफर जो यहाँ पर हमने पढ़ा। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन कि द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड। यहाँ पे माइंड की बात करिए, यानी दिल दिमाग की बात करिए, कि यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि स्पीकर कह रहा है कि पास्ट की जो रिलेशनशिप थी ना, यहाँ स्पीकर की जो मैंने आपको बताई कि उनकी एक बिलव्ड थी मॉड गोने नाम की, यीट्स को उसने रिजेक्ट कर दिया था और मैक ब्राइड से शादी कर ली थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने लोगों को समझा है, जितना मैंने लोगों को जाना है, जिन जिन लोगों के बारे में मैं जानता हूँ ना, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब ऐसे लोग जो है कम है, दिखेंगे खूबसूरत लेकिन वो दिल के खूबसूरत नहीं होते। मैं दिल की खूबसूरती चाहता हूँ और ऐसी खूबसूरती जो है वो आजकल लगभग खत्म सी है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ गया कि जिन माइंड्स के जिन दिल और दिमाग की ये बात कर रहे हैं वो इन्होंने खुद अपनी रिलेशनशिप में देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एन इंटेलेक्चुअल हेटर्ड इज द वर्स्ट। अब यहाँ वो बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल हेटर्ड की, कि देखो एक तो होता है कि मतलब जानबूझकर नफरत करना, और एक होता है कि बस मतलब वैसे ही है, थोड़ा सा नाराजगी है और फिर खत्म हो गई, यानी दिल से नहीं लगा रखी ज़्यादा। तो जो बिल्कुल ऐसे होती है ना, मतलब ट्रांजिटरी सी, मतलब छोटी सी, बस थोड़ी सी है, थोड़ा मुंह फुला रखा है, अभी ठीक हो जाएगा सब, तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल हेटेड आ जाती है, यानी जो बौद्धिक एक तरह से दुश्मनी समझ लो, सोच समझ कर की गई दुश्मनी, सोच समझ कर की गई नफरत जो होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। कि ऐसी नफरत का शिकार मेरी बेटी नहीं होनी चाहिए, यानी मेरी बेटी अपने दिल दिमाग में किसी के लिए भी नफरत ना पाले। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर
accursed कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसी अगर सोच आ जाती है तो मैं तो ऐसा सोचूंगा, मेरा तो ये ओपिनियन है कि वो एक तरह से अभिशाप हो जाता है, कर्स हो जाता है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल हेटर्ड नहीं आनी चाहिए। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बोर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न। यहाँ वो क्वेश्चन कर लेता है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहे हैं कि क्या मैंने कभी कोई ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी, हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बोर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जिसके पास बहुत कुछ हो, प्लेंटीज हॉर्न यानी बहुत सारा, मतलब प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई हो, जिसके पास सुख समृद्धि सब कुछ हो। क्या मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी? बिकॉज ऑफ हर ओपिनियंट माइंड, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जो ओपिनियन होता है ना, मतलब सोचने वाला जो दिमाग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड। क्या होता है कि ये जो दिमाग है ना बहुत ज्यादा सोचने वाला, वो क्या करता है कि किसी भी अच्छी चीज के अंदर बार्टर दैट हॉर्न, बार्टर का मतलब होता है मतलब ट्रेड करना, एक्सचेंज करना, कि जब वो अपनी सोच से अच्छी बुरी चीजों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड, तब हमें उसका नेचर समझ में आता है कि क्या मैं किसी सुंदर या प्यारी औरत को नहीं जानता कि जो जन्म से बहुत सुंदर हो या खूबसूरत हो, जिसके पास सब कुछ हो। कई बार क्या होता है, मुझे पता है, वो कह रहा है, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं नहीं जानता कि मैंने भी बहुत सारा देखा है। अब यहाँ वो बात एक तरह से अपनी बिलव्ड की कर रहा है कि मैंने भी देखी थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, मतलब एक तरह से बहुत खूबसूरत थी, और मैं ये सोचता था कि वो दिल से भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन उसका जो ओपिनियन है ना, जो उसके माइंड के अंदर चल रहा है, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा जो समझे, वो मतलब वो सिर्फ उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एन ओल्ड बिलो फुल ऑफ एंग्री विंड, कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल विंड जो चलती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपकी सोच के अंदर नफरत आ गई है तो सारी चीज़ें जो है वो आपको अफेक्ट करेंगी। और वो क्या चाहता है कि मेरी बेटी जो है वो इस तरह की नहीं बननी चाहिए, मेरी बेटी जो है वो कैसी बने, मेरी बेटी जो है वो एकदम खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन कैसे, दिल से। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एन इंटेलेक्चुअल हेटर्ड इज द वर्स्ट, इसके अंदर पोइटिक डिवाइस जो है वो देखेंगे हम। देखिए, हॉर्न ऑफ प्लेंटी, हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है मेटाफर। यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को, यानी जब बहुत सारी जो बहुत कुछ होता है, यानी बहुत ज़्यादा समृद्धि होती है, प्लेंटी है ना, प्लेंटी में यानी प्रचुर मात्रा में जब होती है, तो उसको यहाँ पे किस चीज़ के साथ में किया गया, हॉर्न ऑफ प्लेंटी के साथ। तो ये हो गया मेटाफर। अब पर्सोनिफिकेशन कहाँ है? पर्सोनिफिकेशन है कि क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड। क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड का मतलब ये सजेस्ट कर रहा है, क्वाइट नेचर मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए। तो गहरी समझ किस में होती है? गहरी समझ जो है इंसानों के अंदर, मतलब समझ की बात यहाँ जब करी, अंडरस्टैंडिंग की जब बात की गई है, इंसानों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, यहाँ बात की गई है ना, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गई। अब यहाँ एक क्वेश्चन भी है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हैव आई नॉट सीन, जो मैंने आपको बताया, ये रीडर को एनकरेज कर रहा है कि हम स्पीकर के बारे में जाने, हाँ, स्पीकर की ऑब्जर्वेशन को जाने। जब ये बात करते हैं ना कि क्या मैंने नहीं देखी है कोई ऐसी खूबसूरत औरत जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसका जो माइंड है, उसका जो ओपिनियन है, वो चीज़ों को कैसे बदल लेता है। मैंने भी तो देखी है ऐसी औरत, वो थी ना जो इसकी बिलव्ड थी, ईड्स की, जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था उसके बारे में, लेकिन उसके माइंड में क्या ओपिनियन चल रहा है वो मुझे कैसे पता होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज कर देती है जब हम ये पढ़ते हैं, हैव आई नॉट सीन, क्या मैंने नहीं देखी। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो ये भी एक तरह की पोइटिक डिवाइस होती है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडरिंग दैट ऑल हेटर ड्राइवन हैंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। अब ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो कहते हैं कि ऑल हेटर ड्राइवन हैंस, मतलब सारी की सारी नफरत जो है वो खत्म कब होती है, अपनी सोच से ही खत्म होती है। जैसे उन्होंने पिछले स्टैंजा के अंदर बोला है ना कि जब हम सारी चीज़ें अपनी सोच के ऊपर ले आते हैं तो अच्छा बुरा सब समझ पाते हैं। तो ये जो चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती है ना, जब सारी की सारी नफरत खत्म हो जाती है, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, आत्मा जो है वो जानती है कि क्या सही है क्या नहीं है। आत्मा को सब पता होता है, आत्मा जो है वो पहचान लेती है कि क्या गलत है क्या सही है, एंड लर्न्स, और फिर समझ में आता है लास्ट में दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग, कि जब हम आत्मा से किसी चीज़ को समझ जाते हैं, जब हमारा दिल किसी बात को समझ जाता है कि ये सही है, ये करना है। और ये कब आता है, जब हमारे अंदर समझ होती है तब आता है। मतलब खूबसूरत है हम तो हमारे अंदर समझ हुई ज़रूरी नहीं है, खूबसूरती से ये बातें समझ में नहीं आती। जब हमारा खुला होगा दिमाग तब हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये क्या कहते हैं कि मेरी बेटी जो है
वो चाहे दिखने में खूबसूरत नहीं हो लेकिन दिमाग से खूबसूरत होनी चाहिए, यानी दिमाग उसका काम करना चाहिए, दिमाग उसका सही ओपन होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि मेरी बिलव्ड का था, जिसने मेरे प्यार को रिजेक्ट करके और मैक ब्राइड से शादी कर ली। उसने मेरे अंदर मतलब कुछ क्या देखा, वो चीज़ें उसने क्लियर नहीं करी और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी बेटी जो है वो इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो कह रही कि आत्मा जो है ना वो ये सब चीज़ें जानती है। जब हम अच्छा करते हैं तो आत्मा पहचान जाती है और उसके बाद में सेल्फ डिलाइटिंग अपने आप ही हो जाती है, सेल्फ अपीजिंग होती है। और यही चीज़ें जो है ना वही बताने कि ये जो है ना सेल्फ एफ्राइटिंग जो है ये तभी आती है। यानी देखिए सेल्फ डिलाइटिंग का मतलब तो होता है कि खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना, ठीक है। सेल्फ अपीजिंग भी यही होता है कि खुद को हम जब शांति पहुंचाते हैं, खुद को जब हम कंफर्ट जोन में ले आएँ। और सेल्फ एफ्राइटिंग का मतलब भी यही होता है कि हम अपनी टेंशन से जब फ्री हो जाएं। तब कब होएंगे? जब हमारी आत्मा जो है वो संतुष्ट हो जाती है, तब होते हैं। यानी जब हम किसी को अच्छे बुरे की भावना से ना देखें बल्कि हम उसे दिल से पहचानें कि ये कैसा है। अच्छा बुरा बाहर से देख गया कि बहुत पैसे वाला है, ये तो अच्छा ही होगा, तो वो अच्छा हो इसकी गारंटी नहीं होती। उसके लिए क्या होता है, उसके व्यवहार को समझना पड़ता है। तो व्यवहार को जब हम समझ जाते हैं, कोई अच्छा इंसान हमारे टच में आ जाता है, तो हमारी आत्मा जो है वो कैसी हो जाती है, वो हमारी आत्मा सेल्फ डिलाइटिंग हो जाती है, सेल्फ अपीजिंग हो जाती है, सेल्फ अफ्राइटिंग हो जाती है। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवंस विल। और फिर हमारी जो इच्छा होती है ना वही ईश्वर की इच्छा होती है, यानी हेवंस विल यानी भगवान की इच्छा। कि आत्मा ने अगर किसी को स्वीकार किया है, दिल से अगर किसी को स्वीकार किया है, दिल को पहचान कर ही, कहते नहीं है कि हर्ट, अभी तो बोला उसने कि हर्ट जो है वो गिफ्ट नहीं है, वो कमाए जाते हैं। जब हम किसी का दिल जीत लेते हैं अपने व्यवहार से तो हमारा दिल जो है वो संतुष्ट हो जाता है और फिर हमारी जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा बन जाती है। शी कैन दो every face should scowl and every windy quarter hall और every below burst be happy still। कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐसी बने। फिर वो चाहे कोई भी चेहरा अपना जो है वो उसको देखकर टेढ़ा मेढ़ा बनाए, यानी मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया, इस तरह की होनी चाहिए। फिर चाहे कोई उसको देखकर कोई चेहरा बनाए, नाक सिकोड़े, चाहे कोई भी उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात करे, यानी किसी भी डायरेक्शन के अंदर हवा चाहे बह रही हो, यानी लोग चाहे उसके खिलाफ ही क्यों ना बोल रहे हों और चाहे उसके अगेंस्ट कुछ भी चल रहा हो। एवरी बिलो बर्स्ट का मतलब, बिलो उसका मतलब तो होता है कि जैसे मतलब एक तरह से बहुत तेज आवाज़ करने वाला होता है ना, कि बहुत तेज लाउड नॉइस करने का कर रहा हो, यानी उसके खिलाफ चाहे कोई कितने भी लोग खड़े हो जाएं, बी हैप्पी स्टिल, वो हमेशा खुश ही होगी। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन किस तरह से बनाया, उसने अपने इंटेलेक्ट से बनाया है, हाँ अपनी बुद्धि से बनाया है। वो किसी के बहकावे में आके नहीं बनाया, मतलब किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं हुई है, वो ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हुई है, वो उसने दिल को पहचाना है। अगर वो ऐसा सिलेक्शन करेगी अपने लिए तो क्या होगा, वो हमेशा खुश रहेगी, चाहे उसके लोग कितने भी खिलाफ हो जाए। अब यहाँ पे ना दोनों चीज़ आ गई है। वो अपनी डॉटर के लिए भी ये क्वालिटी चाहता है और वो चाहता है कि उसकी डॉटर जो है ना वो लोगों को अपना जब दोस्त बनाए या अपना लाइफ पार्टनर जब चूज़ करे तो उसको कैसे पहचाने, उसकी आत्मा से पहचाने। ऐसा ना देखे कि वो मतलब एक तरह से सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, बहुत पैसे वाला है, बहुत रुतबा है उसका, बहुत नाम है उसका, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि वो कैसा होना चाहिए, वो उसकी आत्मा से पहचाना हुआ होना चाहिए, अच्छे गुण वाला होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ द टर्न ऑफ पोएटिक डिवाइस। देखिए रेडिकल इनोसेंस जो है हियर इज मेटाफर बिकॉज रिप्रेजेंट्स द सोल्स प्योरिटी, है ना, सोल्स की प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ के, एंड अनटेंड पर्सपेक्टिव किससे, बिलो बर्स्ट, यहाँ सिंबलाइज है एक्सटर्नल नेगेटिविटी के साथ में और चैलेंजेस के साथ में। तो ये जो दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, रेडिकल इनोसेंस और बिलो बर्स्ट, ये एग्जाम्पल है मेटाफर के। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो देखिए एवरी फेस शुड स्कॉल। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे आ गया, स्कॉल वर्ड जो आया उससे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको स्लाइड पे देखने को मिला है, स्क्रीन पे देखने को मिला है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे स्कॉल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एवरी फेस शुड स्कॉल, एवरी विंडी क्वार्टर हॉल, यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं एक्सटर्नल फोर्स के साथ में, है ना, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, यानी बाहर कुछ भी जो चल रहा है, बाहर के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि बाहर किस तरीके का माहौल है, किस तरह का वातावरण है, उसको इंसान के हाव भाव के साथ में कंपेयर किया है,
ठीक है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन आ गया। वही पर्सोनिफिकेशन आप जान ही गए कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग वाली क्वालिटी। एलिट्रेशन क्या है? सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग, है ना, सेल्फ एफ्राइटिंग। ये यहाँ देखो रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ आप वर्ड रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। ये एक अलग डिवाइस होती है जिसे हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एलिट्रेशन के लिए तो आप क्या कहेंगे कि एस साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारी जो स्टेंजा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम, दिस वन इज लास्ट। यहाँ पे वो अपने उसके दूल्हे की बात करता है, क्योंकि देखो यहाँ तक जो उन्होंने डिस्कस किया 9th स्टेंजा के अंदर, वो उन्होंने अपनी बेटी की सोच समझ को डिस्कस किया है कि उसकी समझ इस तरह की हो जानी चाहिए। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि ठीक है, लड़की ने अपने लिए लड़का चूज़ कर लिया, अपनी आत्मा से पहचान लिया, उसके क्वालिटीज़ जो हैं देखकर उसको पहचान लिया। अब वो चाहते हैं कि दूल्हा जो है वो कैसा होना चाहिए। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, कि उसका दूल्हा उसको ऐसे घर में लेकर जाए वेयर ऑल अकस्टम्ड सेरेमनीज, कि जहाँ पे सभी रीति रिवाज, सभी परंपराएं जो है वो निभाई जाएं। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है ना वो ऐसे घर में जाए जहाँ पे सारे के सारे रीति रिवाज, सारे के सारी जो सेरेमनीज जो हैं वो निभाई जानी चाहिए। फॉर एरोगेंस एंड हेटेड आर द वेयर्स, कि देखिए जहाँ पर मतलब सेरेमनीज होनी चाहिए, वहाँ कस्टम्स होने चाहिए, वहाँ पे एरोगेंस और हेटेड नहीं होने चाहिए। लोगों एरोगेंट नहीं होने चाहिए, हेट नहीं होनी चाहिए। एरोगेंस और हेट जो है ना वो तो दुनिया के अंदर एक तरह का ऐसा सामान है जिसे बेचने के लिए वेयर्स होता है, यानी जो बेचने के लिए रखा जाता है सामान, माल आप कह सकते हैं, वेयर्स। पैडल्ड इन द थोरोफेयर्स, थोरोफेयर्स यानी गली के अंदर जब हम रोड के ऊपर, कोई मेन रोड के ऊपर जैसे कोई सामान रख देते हैं बेचने के लिए, उसकी बात करें कि नफरत जो होती है वो और घमंड जो है वो इस तरह से होना चाहिए वहाँ पे कि जैसे सड़क पे पड़ा है, यानी लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे घर में वो जाए। हाउ बट इन कस्टम, ऐसा कैसे हो सकता है कि कस्टम और सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न, कैसे हो सकता है? कस्टम और जो सेरेमनी है वो किस तरह से इनोसेंस और ब्यूटी को जन्म दे सकते हैं? कैसे? सवाल कर रहे हैं वो खुद से ही कि कैसे जन्म दे सकते हैं। तो देखो बताएंगे कि सेरेमनीज ए नेम फॉर द रिच हॉर्न, सेरेमनी जो है ना वो अपने आप में एक तरह से रिच हॉर्न है। रिच हॉर्न इज ए सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। रिच हॉर्न का मतलब यही है, मैंने आपको बताया था ना, एक जिक्र किया था आपसे, हॉर्न ऑफ प्लेंटी की एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है अमेल्थिया, जो कि अमृत पिलाने वाली देवी थी, बकरे के रूप में थी जिसको हॉर्न थे, है ना, दूध पिलाती थी जीएस को। तो वो यहाँ पे जिक्र है रिच हॉर्न का, यानी जिसके पास बहुत कुछ हो, सब कुछ होता है। जहाँ सेरेमनीज निभाई जाती हैं वहां पर सब कुछ ही होता है एक तरह से, और जहाँ कस्टम माने जाते हैं वो तो ऐसे होता है जैसे कि लॉरल ट्री। जहाँ पर रीति रिवाज माने जाते हैं ना वो तो ऐसे होता है जैसे लॉरल ट्री। और लॉरल ट्री क्या है? लॉरल ट्री परपेचुअलिटी का सिंबल है, विक्ट्री का सिंबल है, सक्सेस का सिंबल है। ये देखिए दे रखा है हमने, इमॉर्टैलिटी का सिंबल है, ठीक है। यानी वो अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं? वो अपनी बेटी के लिए एक बिल्कुल ट्रेडिशनल और सिंपल फैमिली चाहते हैं, बहुत ट्रेडिशनल और सिंपल हस्बैंड चाहते हैं उसका, जो रीति रिवाज को, हाँ, परंपराओं को मानने वाला होता है, क्योंकि जो परंपराओं को मानेगा वो कैसा होगा? पारिवारिक होगा, वो परिवार वाला होगा। कहते नहीं है कि भाई अच्छे घराने का है ये, तो इस तरीके से रिच हॉर्न का है कि जो परंपराओं को मानेगा इसका मतलब अच्छे खानदान का है, जो रिवाज को मानेगा इसका मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। रिवाज क्या होते हैं? जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, यानी परपेचुअल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी पोम होती है खत्म। नाउ द टाइम ऑफ पोएटिक डिवाइस। एक बार देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस इस वाले स्टेंजा की। देखिए रिच हॉर्न, आप नहीं, एक काम कीजिए, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सामने लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मुझे खुद से बताएंगे कि ये मेटाफर क्यों है, ये पर्सोनिफिकेशन क्यों है, और ये रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो कैसे बन रहा है। तो ये पोएटिक डिवाइस आप मुझे डिस्कस करके, यानी समझ के अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नाउ द टाइम ऑफ राइम स्कीम। यस, अब हम राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम के लिए लास्ट वर्ड को देख लेंगे, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। देखिए, हिड, कवरलिड, ऑब्स्टिकल, हिल, विंड, स्टेट, प्रेड, माइंड। बस हमें इतना सा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना। तो देखिए हिड जो है इसको हम साउंड मान लेते हैं ए, ओके। हिड एंड कवरलिड सेम साउंड, लिड, हिड आया ना, सेम साउंड। ऑब्स्टिकल, हिल, ऑब्स्टिकल एंड हिल, हिल, ऑब्स्टिकल, सेम सेम साउंड कर रहा है, both are bb. now the turn wind, state. अब wind and state both are different. wind को मानेंगे हम c। अब wind जैसा ना, आप यहाँ देखिए कैसा कौन नजर आ रहा है, माइंड,
विंड एंड माइंड, ड का साउंड आ रहा है लास्ट में, दिस वन इज सी। स्टेड एंड प्रेड आर सेम, दे आर डी डी। तो राइम स्कीम क्या निकल कर आई हमारी, ए बी बी सी डी डी सी। यस, ये हमारी इसकी राइम स्कीम है। तो ये हमारा वीडियो था, आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।